नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी भारत जोड़ो यात्रा में फारूक अब्दुल्ला की एंट्री की, बोलने की आजादी पर सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले की, बात करेंगे बीजेपी के बयान पर जेडीयू के पलटवार की, पश्चिम बंगाल में बीजेपी को लग रहे हार के डर की, जानेंगे व्यापम घोटाले ने कैसे बढ़ाई बीजेपी की मुश्किलें, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर कांग्रेस की क्या है तैयारी, और बुलेटिन के आखिर में बात होगी यूपीआई पेमेंट को लेकर सरकार के नए आदेश की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। दिल्ली में 16-17 जनवरी को होगी बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। मौजूदा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यकाल पर हो सकता है फैसला। मिशन 2023 के लिए बीजेपी ने किया सर्वे। मध्य प्रदेश में सिंधिया समर्थक मंत्रियों समेत 50 विधायकों के कट सकते हैं टिकट। मल्टीप्लेक्स मालिकों को सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत। सिनेमाघर के मालिक बाहर से खाना लाने पर लगा सकते हैं रोक। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 126 अंकों की मजबूती के साथ 61,294 अंकों पर हुआ बंद। निफ्टी 35 अंकों की बढ़त के साथ 18,233 अंकों पर हुआ बंद। ये तो थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज फिर से आगाज हो गया। आज राहुल गांधी और प्रियंका ने एक साथ यूपी में एंट्री की। यात्रा में आज राहुल को नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला का भी साथ मिला। तो आज यात्रा में क्या रहा खास, देखते हैं ये रिपोर्ट। 9 दिन के ब्रेक के बाद आज एक बार फिर कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में लोगों का जबरदस्त हुजूम उमड़ पड़ा। लोगों में पहले से ज्यादा जोश दिखाई दिया और साथ ही लोगों का हुजूम पहले के रिकॉर्ड तोड़ता भी दिखा। सुबह 10 बजे दिल्ली के कश्मीरी गेट पर बने हनुमान मंदिर से यात्रा की शुरुआत हुई और दोपहर को गाजियाबाद के लोनी में प्रवेश कर गई। यूपी पहुंचने पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने राहुल गांधी और भारत यात्रियों का स्वागत किया। आज की यात्रा में कांग्रेस महासचिव और यूपी की प्रभारी प्रियंका गांधी भी शामिल हुई। प्रियंका ने कार्यकर्ताओं को भी संबोधित किया और अपने संबोधन में पहली बार अडानी अंबानी का नाम लेकर कहा कि उनके भाई को कोई खरीद नहीं सकता। प्रियंका ने कहा, मेरे बड़े भाई इधर देखो, सबसे ज्यादा गर्व तुम पर है। क्योंकि पूरा सत्ता का जोर लगाया गया। सरकार ने 1000 करोड़ रुपए खर्चे इनकी छवि को खराब करने के लिए, लेकिन ये सच्चाई से पीछे हटे नहीं। इन पे एजेंसियां लगाई गई, ये डरे नहीं, योद्धा हैं। आज की यात्रा में जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम और नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ फारूक अब्दुल्ला भी शामिल हुए। फारूक अब्दुल्ला गैर यूपीए दल के पहले पार्टी प्रमुख हैं जो यात्रा में शामिल हुए हैं। वैसे उन्होंने यात्रा में जम्मू कश्मीर पहुंचने पर भी इसमें हिस्सा लेने का ऐलान पहले ही कर रखा है, लेकिन अचानक आज उनकी यात्रा में पहुंचने से कांग्रेस में अलग ही उत्साह दिखाई दे रहा है। यात्रा बागपत के मवी कला में पहुंची, जहाँ भारत यात्री रात्रि विश्राम करेंगे और 4 जनवरी को सुबह 6 बजे से यात्रा मवी कला से आगे बढ़ेगी। भारत जोड़ो यात्रा 30 जनवरी को कश्मीर पहुंचकर समाप्त होगी। राहुल गांधी की यात्रा में जुट रही भीड़ देश की राजनीति में बड़े बदलाव का संकेत दे रही है। संकेत तो आज सुप्रीम कोर्ट ने भी दे दिया कि वो बोलने की आजादी पर अंकुश नहीं लगा सकता। अगर कोर्ट ऐसा करता है तो ये मौलिक अधिकारों का हनन होगा। तो बोलने की आजादी पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की, तो क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, देखते हैं इस रिपोर्ट में। मंत्रियों, सांसदों और विधायकों की बोलने की स्वतंत्रता पर अधिक प्रतिबंध लगाने के लिए दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर सुनवाई हुई और अपना फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने कहा कि मंत्रियों, सांसदों और विधायकों की बोलने की स्वतंत्रता पर और ज्यादा प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। आपराधिक मुकदमों पर मंत्रियों और बड़े पद पर बैठे लोगों की बेतुकी बयानबाजी पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अहम फैसला दिया। कोर्ट ने कहा कि बोलने की आजादी को प्रतिबंधित करने के लिए अनुच्छेद 19(2) में उल्लेखित आधार संपूर्ण है। जस्टिस अब्दुल नजीर, जस्टिस BR गवई, जस्टिस AS बोपन्ना, जस्टिस VT रामासुब्रमण्यम और जस्टिस BV नागारत्ना की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने इस मुद्दे की सुनवाई की और जिसके बाद कोर्ट ने यह फैसला 4-1 के बहुमत के साथ सुनाया। संविधान पीठ में केवल एक जज जस्टिस BV नागारत्ना ने अलग फैसला सुनाया। वहीं कोर्ट के इस फैसले से आजम खान को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि इस मामले की शुरुआत उन्हीं के एक बयान के चलते हुई थी। दरअसल बुलंदशहर की एक दुष्कर्म पीड़िता के पिता ने रिट याचिका दायर की थी, जिस पर 2016 में मामले को एक बड़ी पीठ के पास भेजा गया था, जहां यह आरोप लगाया गया था कि राज्य के मंत्री आजम खान ने पूरी घटना को केवल राजनीतिक साजिश
और कुछ नहीं के रूप में करार दिया था। हालांकि बाद में आजम खान ने अपने बयान के लिए माफी मांगी थी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया था। लेकिन अदालत ने बड़े मुद्दे पर विचार करने के लिए आगे बढ़ना शुरू कर दिया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला देश के लोकतंत्र की मजबूती में बड़ी नजीर पेश करेगा। और अब बात बिहार की राजनीति में बैकफुट पर आई बीजेपी की। बिहार की सत्ता से जब से बीजेपी आउट हुई है, तभी से राज्य में सियासी घमासान मचा है। बीजेपी किसी न किसी तरह सरकार की मुश्किलें बढ़ाने की कोशिश करती है। ऐसे में अब बीजेपी नेता को उल जलूल बयान देना भारी पड़ गया। पूर्व डिप्टी सीएम को खरी खरी सुनाते हुए क्या बोली जेडीयू, देखते हैं इस रिपोर्ट में। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय जनता दल से हाथ मिलाने के बाद बिहार की सत्ता बीजेपी के हाथ से चली गई, लेकिन बीजेपी की नजरें अभी तक बिहार की सत्ता पर कब्जा करने पर है और इसके लिए पार्टी जोड़ तोड़ की राजनीति कर रही है। इतना ही नहीं, उलझुल बयान देकर बीजेपी नेता राज्य सरकार को टेंशन देने की कोशिश कर रहे हैं। उसी कड़ी में पिछले दिनों पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर का भी बयान आया था, जिस पर आज जेडीयू ने पलटवार करते हुए बीजेपी नेता को घेर लिया है। इतना ही नहीं, जेडीयू ने तो बीजेपी में ही टूट होने का दावा कर दिया है। जेडीयू ने कहा कि महागठबंधन के सामने बीजेपी कहीं नहीं टिकने वाली है। अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने और अपनी पार्टी को टूटने से बचाने के लिए तारकिशोर प्रसाद दूसरी पार्टियों में टूट की बात कर रहे हैं। बीजेपी के लोग सत्ता से बेदखल होने के बाद राजनीतिक और मानसिक रूप से परेशान हो गए हैं। जेडीयू का ये पलटवार तारकिशोर के उस बयान पर आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि जेडीयू के ज्यादातर सांसदों को अपना भविष्य अंधेरे में दिख रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने दम पर पार्टी को चुनाव में जीत नहीं दिला पा रहे हैं, इसलिए महागठबंधन में भगदड़ मचने वाली है। अब तारकिशोर के इसी बयान पर जेडीयू ने पलटवार किया है। बीजेपी जेडीयू के बीच चल रही इस तनातनी में आरजेडी भी कूद गई है। आरजेडी का साफ कहना है कि बीजेपी फिलहाल सत्ता से बाहर जाने की वजह से बौखला गई है। इधर पश्चिम बंगाल में बीजेपी लगातार अपने पैर मजबूत करने में जुटी है। अब उसकी नजर 2024 के आम चुनावों में बंगाल में बीजेपी की सीटें बढ़ाने पर है, जिसके लिए बीजेपी ने एक बार फिर मोदी और शाह पर भरोसा जताया है। बंगाल में इस बार मोदी शाह की 40 जनसभाएं होंगी। अगले साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी जुट गई है। इस बार बीजेपी को उत्तर प्रदेश में बड़े नुकसान का डर दिख रहा है। बिहार में नीतीश कुमार और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे का साथ भी एनडीए से छूट चुका है। ऐसे में इन दोनों ही राज्यों में बीजेपी बुरी तरह से फंसी दिख रही है। पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी को ज्यादा उम्मीद नहीं दिख रही है, क्योंकि यहां ममता बनर्जी की चुनौती का तोड़ अभी तक वो खोज नहीं पाई है। बीजेपी के लिए राज्य में 2019 में मिली 18 सीटें बचाना भी मुश्किल दिखाई दे रहा है, क्योंकि पिछले एक साल से बीजेपी के कई नेता पार्टी छोड़कर टीएमसी में शामिल हो चुके हैं, जिसमें आधा दर्जन विधायक और 2 सांसद शामिल हैं। टीएमसी लगातार बीजेपी में सेंधमारी कर रही है, इसलिए ममता से मुकाबले के लिए पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह खुद बंगाल पर फोकस कर रहे हैं। 2023 में पीएम मोदी और गृह मंत्री की बंगाल में 40 रैलियों की तैयारी की जा रही है। प्रदेश बीजेपी की माने तो इस महीने की 17 तारीख को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बंगाल आ रहे हैं। उनकी 2 जनसभाएं होंगी। पहली जनसभा दक्षिण 24 परगना के मथुरापुर और दूसरी जनसभा हुगली के आराम बाग में होगी। बंगाल बीजेपी नेताओं का दावा है कि हर महीने पीएम और गृह मंत्री की कम से कम एक सभा बंगाल में जरूर होगी। इनकी संख्या बढ़ भी सकती है और ये सिलसिला 2024 के लोकसभा चुनाव तक बना रहेगा। 17 जनवरी को हुगली में होने वाली शाह की रैली के सहारे बीजेपी एक बार फिर से मथुआ समुदाय को साधने की कोशिश करेगी। मथुआ समुदाय राज्य की कम से कम 7 लोकसभा सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाता है, इसलिए उनके हित में क्या घोषणा होती है ये महत्वपूर्ण बात होगी। लेकिन बीजेपी के लिए इस बार चुनौती बेहद मुश्किल होने वाली है। बीजेपी की ये रणनीति कितनी कारगर साबित होती है, ये तो 2024 के चुनाव नतीजे तय करेंगे। लेकिन उससे पहले मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, जहां बीजेपी एक बार फिर व्यापम घोटाले में फंसती दिख रही है। इसके अलावा राज्य में हुए कई और घोटालों ने भी शिवराज सरकार की मुश्किलों में इजाफा कर दिया है। मध्य प्रदेश चुनाव से पहले राज्य का सियासी माहौल गर्मा गया है, क्योंकि जो मामला उठा है उसमें सत्ताधारी बीजेपी घिरती नजर आ रही है और उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापम घोटाले की एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने करीब 8 साल पहले इस मामले में शिकायत की थी, जिस पर अब एसटीएफ ने केस दर्ज कर लिया है। खास बात यह है कि ये खलबली सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के एक खेमे के अंदर ही है और इसे लेकर पार्टी के कुछ नेताओं ने दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व से शिकायत भी की है। 2014 में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की तरफ से की गई शिकायत के आधार पर 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि घोटाले में बीजेपी के कुछ नेता शामिल थे। अब इस शिकायत ने बीजेपी में खलबली पैदा कर दी है। हालांकि एसटीएफ अधिकारियों ने किसी राजनीतिक विवाद को खारिज किया और कहा कि ये रूटीन एक्शन है।
एक रिपोर्ट के मुताबिक एसटीएफ ने 6 दिसंबर को प्रशांत मेश्राम, अजय टेंगर, कृष्ण कुमार जायसवाल, अनिल चौहान, हरिकृष्ण जाटव, शिवशंकर प्रसाद, अमित बाडोले और सुलवंत सिंह मौर्य के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इन पर फर्जी परीक्षार्थी के सहारे पीएमटी 2008-9 पास करने का आरोप है। एसटीएफ ने कहा कि जांच के दौरान इनके साइन अलग पाए गए और कुछ अन्य सबूत मिले हैं। अब चुनाव से पहले इस मामले पर तेज हुई चर्चा से बीजेपी सरकार मुसीबत में पड़ गई है, क्योंकि शिवराज सरकार के फैसले से उसके अपने नेता पर तलवार लटक गई है, जिससे अंदर खाने में उनका विरोध शुरू हो गया है। ऐसे में देखना होगा कि सीएम शिवराज इस मुश्किल का क्या हल निकालते हैं। बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश में अपनी हार टालना हर गुजरते दिन के साथ नामुमकिन होता जा रहा है, तो वहीं राज्य में कांग्रेस ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। कांग्रेस ने इस बार हिमाचल में भी मजबूती दिखाई थी और बीजेपी को हराकर सत्ता हासिल की। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का पहला शीतकालीन सत्र कल से धर्मशाला के तपोवन में शुरू होने जा रहा है। सत्र कल से 6 जनवरी तक चलेगा, जिसमें 3 बैठकें होंगी। इसी के साथ ही सत्ता पक्ष और विपक्ष ने अपनी कमर कस ली है। जहां हार से हताश हुई बीजेपी कांग्रेस को कई मुद्दों पर घेरेगी, तो वहीं कांग्रेस भी हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। हिमाचल प्रदेश के चुनावी नतीजों ने बीजेपी को हताश कर दिया है। चुनाव में बड़ी जीत का दावा करने वाली पार्टी को इस कदर हार मिली कि कई दिग्गज नेता अपने ही गढ़ में हार गए। इस हार से बीजेपी बौखला उठी है और वो लगातार सत्तारूढ़ कांग्रेस को घेरने में जुटी है। अब शीतकालीन सत्र में बीजेपी ने हल्ला बोल की तैयारी की है, लेकिन कांग्रेस ने भी कमर कस ली है। पार्टी ने बैठक कर बीजेपी की साजिश से निपटने का प्लान तैयार किया है। दरअसल हिमाचल प्रदेश की 14वीं विधानसभा का और कांग्रेस सरकार का पहला सत्र 4 जनवरी से 6 जनवरी तक धर्मशाला में होने जा रहा है। इसी के साथ ही पहले दिन ज्वाली से विधायक और प्रोटेम स्पीकर चंद्र कुमार सभी विधायकों को विधानसभा सदस्यता की शपथ दिलाएंगे। इसके बाद सभी विधायकों का विधिवत सेवाकाल शुरू होगा। सत्र के दूसरे दिन विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। स्पीकर चुनने की प्रक्रिया प्रोटेम स्पीकर की अगुवाई में पूरी की जाएगी। स्पीकर के चयन के बाद राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर का अभिभाषण होगा। तीसरे और अंतिम दिन अभिभाषण पर चर्चा होगी और अंत में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का जवाब होगा। वहीं सत्र के पहले ही दिन बीजेपी कैबिनेट विस्तार में देरी और दफ्तर बंद करने के फैसले को उठाने का प्रयास कर सकती है। सत्र की अवधि कम होने की वजह से विपक्ष को इसके लिए ज्यादा वक्त नहीं मिल पाएगा। फिर भी बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए प्लान तैयार कर लिया है, लेकिन सत्तारूढ़ पार्टी भी जवाब देने के पूरे मूड में है, जिससे साफ है कि यह सत्र काफी हंगामेदार रहने वाला है। अब देखना होगा कि चुनाव के बाद पहली बार आयोजित होने वाले सत्र में कौन कौन से मुद्दे उठाए जाएंगे। और बुलेटिन के आखिर में बात डिजिटल पेमेंट पर सरकार की नजर की। आजकल सभी यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं। डिजिटल पेमेंट करना रोजमर्रा की जरूरत है। डिजिटल पेमेंट ज्यादातर गूगल पे, अमेजोन पे, पेटीएम और फोन पे जैसे ऐप्स के जरिए किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं आप एक दिन में कितना पैसा यूपीआई के जरिए भेज सकते हैं? दरअसल अब इसको लेकर भी सीमा तय कर दी गई है, यानी आपकी पेमेंट ट्रांजैक्शन पर भी है सरकार की नजर। डिजिटल पेमेंट करना अब आम बात है। ये लोगों की जिंदगी की जरूरत बन गई है। आपको बता दें कि एनपीसीआई ने यूपीआई पेमेंट्स के लिए लिमिट तय की है। एनपीसीआई का कहना है कि हर यूजर यूपीआई के जरिए एक दिन में सिर्फ 1 लाख रुपए तक ही पेमेंट कर सकता है। इससे ज्यादा आप पेमेंट नहीं कर पाएंगे। हर दिन का 100 या 200 रुपए का पेमेंट करने वालों के लिए तो परेशानी नहीं होगी, लेकिन जो लोग एक दिन में ज्यादा ट्रांजेक्शन करते हैं और वो भी यूपीआई के जरिए, उनके लिए काफी परेशानी हो सकती है। गूगल पे का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो आपको ध्यान देना होगा कि एक दिन में आप यूपीआई के जरिए 1 लाख रुपए तक ही भेज पाएंगे। इससे ज्यादा आप पेमेंट नहीं कर पाएंगे। आप जितना भी एक दिन में पेमेंट करते हैं, चाहे वो अलग अलग ही क्यों ना हो, कुल मिलाकर 1 लाख रुपए तक होना चाहिए। एनपीसीआई के मुताबिक पेटीएम 1 घंटे में 20,000 रुपए तक की ट्रांजैक्शन करने की अनुमति देता है। हर घंटे मिनिमम 5 ट्रांजैक्शन और मैक्सिमम 20 ट्रांजैक्शन की अनुमति है। फोन पे यूजर्स को एक दिन में 1 लाख तक का लेन देन करने की अनुमति देता है। ये उस बैंक अकाउंट पर भी निर्भर करता है जिससे व्यक्ति पैसे ट्रांसफर कर रहा है। अमेजन एक दिन में 1 लाख रुपए तक की यूपीआई लेन देन की अनुमति देता है, लेकिन अमेजन पे पर रजिस्ट्रेशन करने से पहले 24 घंटे के लिए मैक्सिमम लिमिट 5,000 रुपए निर्धारित की गई है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।